हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स तो आपके आने वाले हैं, जैसे कि 10 दिसंबर से आपके एग्जाम है, तो पढ़ाई तो आप जोर शोर से चल रहे होगे। मैंने अपने चैनल पे ही आपका जो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, कलेक्शन लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये मैंने आपका कवर अप कर दिया। आप जाकर के देख लेना। ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वैल्यू सप्लाई। ठीक है। और यार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा हुआ रहे। ठीक है। तो देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है। ठीक है। नाम से पता है, किसी भी सप्लाई की वैल्यू, मतलब जो आपने अगर कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई आपने दिया है, सप्लाई किया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी जिसपे हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है। मतलब अब इस चैप्टर को आपको ना एक गवर्नमेंट के नजरिए से देखना है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, टैक्स ऑफिसर हो, तो उस नजर से आपको देखना है। ठीक है। सबसे पहले देखो कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 15 में कवर होता है आपका वैल्यू सप्लाई आईजीएसटी एक्ट का। ठीक है। उसके बाद देखो जनरली क्या होता है। जनरली आप एक कॉन्सेप्ट समझना। मान लो अमन ट्रेडर्स है, मान लो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। ठीक है। तो मैं हूँ सुरेश, और मैं अमन ट्रेडर्स के पास जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि कि भैया मुझे ना ये सामान चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है ले लो। तो वो मुझे इनवॉइस दे देता है, प्लस सामान दे देता है। मैं उसको पैसे दे देता हूँ। यही नॉर्मल सिनेरियो में होता है। हम किसी का से सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सामान देखते हैं, पसंद करते हैं, और उसे पैसे देते हैं। वो हमें सामान देता है और हमें बिल दे देता है, इनवॉइस। नॉर्मल केस में यही होता है। तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, जिस ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ये हुआ है ना ट्रांजेक्शन, उसको हम बोल देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल फॉर सच गुड्स और सर्विसेज, वही हो जाती है हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है। मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो में कोई इंसान कहीं जाता है तो बोलता है कि भैया मुझे सर्विसेज चाहिए, तो बोलता है ठीक है, इसके इतने पैसे लगेंगे। तो वो सर्विस दे देता है, मैं उसे पैसे दे देता हूँ, वो मुझे बिल दे देता है, कहानी खत्म। तो जिस वैल्यू पे या जिस प्राइस पे मैंने वो पे किया है, या फिर जो मेरे को पे करना है, वही हमारी होगी वैल्यू सप्लाई। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉमन। ठीक है। दो चीजें इसमें याद रखना कि ये हमेशा अनरिलेटेड पार्टी के साथ होता है, और मनी इज द सोल कंसिडरेशन होता है। मतलब क्या, क्या सुरेश अमन ट्रेडर्स को जानता है, रिलेटेड पार्टी है, मतलब उसका जान पहचान का है, उसका रिश्तेदार है, उसकी शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, नहीं, अनरिलेटेड पार्टी है। तो पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन क्या, कि क्या इसको इसने कोई पैसे के साथ कुछ सामान भी दिया, या पैसा नहीं दिया, कुछ सामान दिया, या कुछ और दिया है एक्सेप्ट मनी, नहीं, मनी दिया है। तो जनरल केसेस में क्या होता है कि हम किसी के पास मान लो सामान खरीदने जाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये हमारा अनरिलेटेड पार्टी है, और प्लस हम क्या करते हैं, उसे सामान लेते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं। तो यही जनरल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें जो हम प्राइस देते हैं वही हमारा, गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, ये हम बोल देंगे कि इस पे हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलती है कि हाँ ठीक है, ये बंदा। अब तो गवर्नमेंट की नजर से देखो, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इसमें कोई धांधली ना हो, कोई चोरी छुपी ना हो। आप दोनों अनरिलेटेड हो, कोई रिलेशन नहीं है आप दोनों में, यानी कि आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो बिल्कुल जेन्युइन होगी। सामान दिया आपने, इसने आपको पैसे दिए, यानी कि जो पैसा दिया वही वैल्यू आपकी हुई होगी। तो इस वैल्यू। ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ इंक्लूजन है और कुछ एक्सक्लूजन है, जो कि हम देख लेते हैं। मतलब ये सिंपल से आपको 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको कॉमनली आपको याद रखने हैं, जो आपकी होगा ही होगा। आप अब आपको यहाँ पे देख के चलना है कि मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ। ठीक है। अब देखो, हम इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। अगर आपने कोई टैक्सेस अदर देन जीएसटी या टीसीएस का चार्ज किया है, तो फिर मान लो अमन ट्रेडर्स है। अमन ट्रेडर्स कोई सामान लेकर के आता है दुबई से। ठीक है। दुबई से लेकर के आता है वो 10,000 का। उस पे वो 1,000 रुपए कस्टम ड्यूटी पे करता है पोर्ट पे। तो 11,000 का हो गया। उस पे वो अपने 500 रुपए प्रॉफिट बढ़ाता है, और फिर 11,500 का सुरेश को बेचता है। तो लेकिन वो जो बिल है ना, उस बिल में लिखा हुआ है कि लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 10,000, फिर नीचे लिखा है एड कस्टम ड्यूटी 1,000, तो और फिर प्रॉफिट। ठीक है। तो वो जो टैक्स जो उसने पे किया है ना, वो उस बिल में लिखा हुआ है। और जो सुरेश कितने रुपए दे रहा है, उसे 11,500 रुपए दे रहा है। और जो 11,500 की बाइफरकेशन भी दी हुई है कि 10,000 का सामान है, 1,000 रुपए टैक्स का है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, उस वो भी हम बिल में चार्ज करेंगे, तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यार, अगर मान लो कि अमन ट्रेडर अगर 10,000 रुपए बोलेगा कि भैया 10,000 रुपए सामान किया, 500 रुपए प्रॉफिट, 10,500 रुपए दे दो, तो वो 1,000 रुपए क्यों अपने जेब से पे करेगा कस्टम ड्यूटी को। वो तो वो तो बोलेगा ना कि सुरेश को कि भैया मुझे 11,500 रुपए दो, जिसमें कि 10,000 सामान का, 1,000 कस्टम ड्यूटी का, और 500 में प्रॉफिट। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि अदर देन जीएसटी या टीसीएस, अगर कोई भी टैक्स आप पे करते हो, आपने पे किया है, और आपने वो बिल में अपने लिखा है, और आप फिर चार्ज कर रहे हो आगे कस्टमर से,
तो उसका वो आप इंक्लूड करोगे, उसको इंक्लूड करके हम वैल्यू मानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि जीएसटी या टीसीएस क्यों नहीं करते। अब एक बात बताओ, मान लो 10,000 रुपए इसने मान लो कि लिया, ठीक है, इस पे लिख दिया कि 10,000 रुपए का सामान और प्लस जीएसटी 1800, और फिर दोबारा कर दिया 11,800, फिर उस पर दोबारा जीएसटी लगा रहा है, तो ये तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया ना। और इस चीज को खत्म करने के लिए हम जीएसटी लाए थे कि हमारा भैया टैक्स ऑन टैक्स ना हो, कि हम सेम टैक्स पे हम दोबारा टैक्स चार्ज कर रहे हैं। ये तो वही वाली कॉन्सेप्ट आ गई। तो गवर्नमेंट इसको खत्म करती है, बोलती है कि अदर देन जीएसटी आपको कोई और अगर आपने टैक्स किया है जो कि आपकी जेब से गया है और आप उसको आप अपने इनवॉइस में सेपरेटली चार्ज करते हो, तो आप इंक्लूड कर सकते हो बिल में। ठीक है, मतलब वैल्यू सप्लाई में। फिर आती है पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर फॉर दैट स्पेसिफिक सप्लाई। अब मान लो अमन ट्रेडर से मैंने सामान खरीदा, अमन ट्रेडर्स वाला एग्जांपल हम सबसे बेस्ट सूट करेगा। अमन ट्रेडर से मैंने सामान खरीदा, उसने बोला कि भैया 11,500 का सामान है, ठीक है। उसने बोला कि भैया 200 रुपए ना आपके उसके लगेंगे रिक्शे के, मतलब टेम्पो ट्रेवलर के, तो वो ना आप उसी को दे देना, सॉरी वो टेम्पो वाले को। तो मैंने भी क्या किया, मैंने उस टेम्पो वाले के सामान आया, टेम्पो वाले को मैंने 200 रुपए दे दिए। ठीक है। तो अब मैंने सॉरी, सुरेश ने जो 200 रुपए दिए वो किस लिए दिए, उसी सप्लाई को पूरा करने के लिए दिए। ठीक है। इसकी बात हो चुकी थी अमन ट्रेडर से, हाँ हो चुकी थी। तो इसने डायरेक्टली क्या किया, इसने डायरेक्टली 200 रुपए अमन ट्रेडर्स को ना देकर किसको दे दिया, रिक्शे वाले को दे दिए। तो ये भी हमारी वैल्यू में इंक्लूड होगी। सिंपल से आप ये देखो कि भैया एज एन सुरेश, एज एन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या देख रही है कि सुरेश ने भैया इसको कितने पैसे दिए इस स्पेसिफिक सप्लाई के लिए, तो 11,500 उसके लिए दिया और 200 रुपए भाड़े के दिए, जो कि लेकिन भाड़ा उसको तो नहीं किया, किसी और को गया, लेकिन भैया है तो उसी सप्लाई से रिलेटेड ना, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो अमन ट्रेडर सूरज को सामान बेचता है, इस सामान में ना कोई एक कुछ काम लगाना होता है, कुछ मान लो वेल्डिंग वेल्डिंग कुछ होनी होती है, तो ये ना एक दूसरे बंदे से कॉन्टेक्ट करता है कि भैया इसमें इस सामान में ना वेल्डिंग कर दो, ठीक है, वेल्डिंग कर दो। तो और इसके होते हैं मान लो 200 रुपए, लेकिन ये सुरेश को बोलता है कि भैया आप ना, ये इसके घर के पास रहता है, ये मान लो कि वेल्डिंग वाला इसी के घर के पास रहता है, तो बोलता है भैया आप ना उसी के पैसे दे देना, अब ये मेरे पास आएगा मैं उसको दूंगा तो आप ही उसको पैसे दे देना। तो मैंने जो सुरेश है, सुरेश इसने क्या किया, इसने इसी स्पेसिफिक सप्लाई के लिए 11,500 इसको दिए और 200 इसको दिए, तो यानी ये भी जो वैल्यू है ना, ये वाली ये भी जुड़ेगी। तो यही हमारा कह रहा है कि अगर पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई फॉर दैट स्पेसिफिक सप्लाई, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को भी पेमेंट की है ना स्पेसिफिक उसी सप्लाई के लिए, तो वो भी आपकी इंक्लूड होगी। अब जनरल माइंड से सोचो, जनरल माइंड से मेरे पास कोई सामान आ रहा है, मैं अगर रिक्शे वाला, मैंने कोई मान लो कि ईंट मंगाई है, ईंट वाला आता है और भाड़ा, और रिक्शे वाला मेरे से बोलता है कि भैया वो मालिक ने बोला है कि आपसे पैसे लेने के लिए, तो मैं जो उसको पैसे दूंगा तो वो भी तो मैं बोलूंगा ना कि मेरी वैल्यू सप्लाई है, ये मेरी इतनी मैंने परचेज किया सामान, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हमारा आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होता है, मान लो कि जैसे कोई पैकिंग, कमीशनिंग या फिर कोई मॉडिफिकेशन आपने करवाई है, मैं मान लो मैं एक वो खरीद के लाता हूँ चेयर, मैं उसको बोलता हूँ, अमन ट्रेडर से मैंने खरीदा, मैं अमन को बोलता हूँ कि भैया ये ना आप ना एक ढंग के कार्टन के बैग में पैक करना और उसको ऊपर से ना एक पन्नी भी चढ़ा देना। तो वो बोलता है कि भैया इसके ना 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो मेरे जैसे गए ना 100 रुपया, मैं उसको बियर कर रहा हूँ 100 रुपया, तो फिर उसको भी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, आप खुद ही सोचो। भाई मैं 11,500 उसके दे रहा हूँ प्लस 100 रुपए में पैकिंग के दे रहा हूँ, तो फिर मेरे जेब से तो 11,000 से तो गए ना, तो बस वो भी इंक्लूड होगा अगर आपने कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस करवाएंगे। उसके बाद हमारा आता है एक इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी अज्यूम इट इज इंक्लूड। मतलब क्या है कि मान लो कि अमन ट्रेडर से सुरेश को सामान बेचा, ठीक है, सुरेश को बोला कि भैया 60 दिन में ना पेमेंट कर देना, तो इसने सुरेश ने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, ये 90 दिन हो गया, तो इसने बोला कि भैया आपके 30 दिन ज्यादा हो गए तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो उसने इंटरेस्ट बोला कि ठीक है मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, तो उसने 2,000 रुपए इंटरेस्ट के अमन ट्रेडर्स को दे दिए। ठीक है। अब अमन ट्रेडर्स के पास क्या है, आपको पता होगा जब हमने टाइम सप्लाई पढ़ा था कि इंटरेस्ट और या फिर वगैरह क्या होता है, इसका टाइम सप्लाई क्या होता है, जब इसके पास अमन ट्रेडर्स के पास रिसीव होगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट वगैरह भी इंक्लूड होगा इस वैल्यूएशन सप्लाई में, बोलेंगे कि इस सप्लाई की वैल्यू मतलब इंटरेस्ट जोड़ करके है। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये इंक्लूसिव और जीएसटी ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसने जो आपको 2,000 रुपए दिए ना, इसी में आपका जीएसटी इंक्लूड हो रखा है। ठीक है। अगर मान लो इसने आपको 2,000 रुपए दिए, तो 2,000 को आप मानोगे कि ये 118% है, तो इसका 100 निकालोगे और वो वैल्यू आपकी होगी, जुड़ेगी वैल्यू वैल्यू सप्लाई में। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। सिंपल सी बात है यार कि भैया मैं अगर कुछ पेमेंट कर रहा हूँ तो वो सारी चीज तो वैल्यू में जुड़ेगी ना। ठीक है। हाँ, ये पॉइंट जो है ना, ये आपका थोड़ा सा एक इस वाले कॉन्सेप्ट से अलग है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम पेमेंट कर रहे हैं,
टैक्स से ज्यादा जीएसटी भैया जुड़नी चाहिए, क्योंकि मैं पेमेंट करूंगा, आप मुझसे चार्ज करोगे, तो फिर चार्ज करोगे तो वैल्यू सप्लाई में जुड़ेगी। मैंने किसी रिक्शे वाले को दिया तो भैया मैंने पे किया, मेरे को वैल्यू सप्लाई में जोड़ो। इंसिडेंटल मेरे कुछ डायरेक्शन पे आप कुछ करवा रहे हो कुछ एक्स्ट्रा, तो भाई मैं पे कर रहा हूँ, आप दो। इंटरेस्ट मैंने ही आपको इंटरेस्ट दिया, तो वो भी वैल्यू सप्लाई में जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ोगे? उसके बाद ये वाला पॉइंट है, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद प्राइस। मतलब क्या है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस। मतलब क्या है कि मान लो कि एक प्रोडक्ट है जिसकी मैं, मान लो मैं एक बुक सेलर हूँ, ठीक है, मैं बुक बेचता हूँ, उसकी वैल्यू है 50 रुपए, ठीक है। मेरे आसपास एक एनजीओ है, उसने बोला कि आप इस बुक को ना आप 20 रुपए में बेचो, 30 रुपए ना हम आपको एज एन डोनेशन देंगे, सब्सिडी देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक चीज बताओ, उसने जो मुझे डोनेशन दिया, उस एनजीओ ने, उसने मुझे क्या दिया? कोई ऐसे मेरे को जनरल डोनेशन दे दिया कि मेरी तरफ से 10 लाख रुपए आपकी डोनेशन? नहीं, उसने मुझे क्या बोला, मैं डोनेशन दे रहा हूँ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, उस स्पेसिफिक प्राइस के लिए, जो आप 50 रुपए का मार्केट में बेचते हो, उसमें से मैं 30 रुपए मैं आपको दूंगा, आप 20 रुपए में मार्केट में बेचो, यानी 30 रुपए की सब्सिडी उसने दी। तो हम देखेंगे कि सब्सिडी जो मिली है वो क्या लिंक्ड विद द प्राइस है? हाँ है। अब मैं देखूंगा कि क्या मुझे वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, या किसी और एनजीओ से मिली है, या किसी और इंस्टीट्यूशन से मिली है। तो मैं देखूंगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, तो मैं उसको प्राइस में इंक्लूड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो सब्सिडी दी है, तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में सस्ती में बिके, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मान लो कि मुझे एक तरह से सब्सिडी दे दी, अब मैं उसको जोड़ दूं, मैं बोलूं कि भैया ये तो जुड़ेगा, और तो 50 रुपए की वैल्यू मिलेगी या 50 पे जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट तो बोल रही है कि, गवर्नमेंट एक तरह से सेंस सोचो, गवर्नमेंट बोल रही है एक तरह से लो और एक तरह से मुझे दे दो, नहीं ना। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसको प्रमोट करना, उसको चाह रही है कि उसको कम रेट में मार्केट में मिले, ठीक है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट उसे बोल रही है कि 30 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आप वैल्यू सप्लाई 50 रुपए ही मानो, तो मुझे 50 रुपए आप जीएसटी लगाओ, तो ये तो गलत है ना। एक सेंस से भी सोचो तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भैया हम दे रहे हैं तो ओके है, लेकिन कहीं और से आपको मिल रहा है ना, तो इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं धांधली हो सकती है। क्या पता आप किसी चीज को छुपा रहे हो, कोई मनी कर रहे हो आप, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आपको अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से अगर कहीं से सब्सिडी मिली ना, और डेट विद लिंक विद द प्राइस ओनली, तो आपको वो इंक्लूड करोगे, ठीक है। सिंपल सी पॉइंट। पहला पॉइंट हमें देखना है, क्या सब्सिडी मिली है? हाँ मिली है। किससे मिली है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर किसी अदर से? अगर मिली है, अगर स्टेट गवर्नमेंट से, तो भैया नो। अगर अदर से मिली है तो यस। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या वो प्राइस से लिंक है? हाँ है। ऐसा तो नहीं उसने मुझे सीधा एक लमसम अमाउंट दे दिया कि 10 लाख रुपए ले लो, नहीं, उसने मुझे बोला कि आप इस प्रोडक्ट के प्राइस पे जो आप बेच रहे हो, उस पे मैं, इस पे आपको इतने रुपए की सब्सिडी में दूंगा। तो लिंक विद द प्राइस जो है, और अदर्स अगर से मिली है तो इंक्लूड होगा वैल्यू सप्लाई में, ठीक है। उसका कुछ एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन में बस यही है, आप समझो कि डिस्काउंट, ठीक है। आप खुद सोचो कि आप एक सामान खरीदने जाते हो किसी कहीं पे, आप उसको, वो उस पर लिखा हुआ है 10,000 रुपए, उसने बोला कि भैया मैं आपको ना 7,000 में दे दूंगा, और आपने उसको 7,000 रुपए दिए, तो क्या वो डिस्काउंट जो है वो आपको जुड़ना चाहिए वैल्यू में? नहीं जुड़ना चाहिए भाई, वो तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना ही चाहिए ना। तो वही बात है कि अगर डिस्काउंट शोन इन इनवॉइस है एट द टाइम ऑफ बिफोर सप्लाई, तो एक्सक्लूड होगा। मतलब लिस्ट प्राइस हमने इनवॉइस बनाया, उसमें लिखा है लिस्ट प्राइस 10,000 और लेस डिस्काउंट 3,000, ठीक है। तो ये जेन्युइन है? हाँ है, क्योंकि मुझे तो 7,000 में मिला है ना, तो इसलिए मुझे डिस्काउंट हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और टैक्स किसका लगेगा? 7,000 पे, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी कि मान लो कि सप्लाई हो गई, और इसके बाद मान लो बोलते हैं कि अच्छा आप ना पेमेंट कर दो, मैं आपको सप्लाई मतलब डिस्काउंट दे दूंगा। पोस्ट सप्लाई होता है। या फिर मान लो कि होता है कि आप ना ये सप्लाई लेते रहो, मैं आपको ना आने वाले समय में सप्लाई डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो क्या ये, हम दो चीज देखेंगे, क्या ये अग्रीड है डिस्काउंट? हाँ है। उसने मुझे बताया था, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था तभी हमारा हो गया था कि भैया अगर इसकी पेमेंट अगर आप जल्दी कर दोगे तो मैं आपको इतने रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। एग्रीमेंट था, हाँ। और अगर क्या जब मैंने ये सामान खरीदा था, तो फिर मान लो कि ये कौन है, सुरेश, सुरेश ने जब ये सामान खरीदा था 10,000 का, ठीक है, तो उसने इस पे टैक्स पे किया, हाँ पे किया। तो उसने आईटीसी अपना बुक कर लिया होगा 10,000 पे, 1,800 रुपए का, हाँ कर लिया। तो क्या उस फिर आने वाले समय में एक महीने बाद अमन ट्रेडर ने बोला कि भैया आप ना मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको ना 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या वो अग्रीड था? हाँ अग्रीड था, अग्रीड था कि भैया आप पेमेंट करोगे तो मैं आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, अग्रीड था। उसके बाद क्या सुरेश ने इस 1,000 रुपए का जो डिस्काउंट दिया, मतलब सुरेश लिया, इस 1,000 रुपए के जो प्रोपोर्शन आईटीसी उसने रिवर्स किया? अगर उसने कर दिया तो एक्सक्लूड होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी कि भैया
आप आईटीसी भी ले ले रहे हो अपनी बुक्स में, ठीक है, और उसे आप आगे पेमेंट भी कम कर रहे हो, डिस्काउंट भी ले ले रहे हो और आईटीसी बुक कर ले रहे हो। आईटीसी तो आपने पूरे 10,000 का बुक कर लिया अपनी बुक्स में, ठीक है, और आपने एक्चुअल तो आपकी जेब से 9,000 ही गए। तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना आपने डिस्काउंट मिला है उतना आप रिवर्सल भी करो, ठीक है। तो डिस्काउंट में दो चीज, क्या डिस्काउंट, अगर नॉर्मल डिस्काउंट है तो क्या वो एक्सक्लूड होगा वैल्यू से, अगर वो सेपरेटली अगर वो शोन है इनवॉइस में तो हाँ एक्सक्लूड होगा। अगर पोस्ट सप्लाई, अगर सप्लाई होने के बाद की अगर कोई डिस्काउंट है तो क्या वो एग्रीड था पहले जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई हुई थी, हाँ एग्रीड था, उसके उससे प्रोपोर्शन आपने आईटी से रिवर्स किया आपके बायर ने, हाँ कर लिया, तो एक्सक्लूड कर दो। बस ये है सिंपल। अब देखो मैंने एक आपको इनवॉइस एज एन एग्जांपल शो करने के लिए बताया कि देखो रमेश ट्रेडर्स है, बायर कौन है, श्याम, लिस्ट प्राइस कितनी की प्रोडक्ट की 10,000, पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे, हाँ होंगे, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड होगा, नहीं होगा, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ इंक्लूड होगा, हाँ होगा। दूसरी कंडीशन दूसरी हमें देखनी है क्या, डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है, हाँ है। याद रखना की वर्डिंग्स डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होगा। डिस्काउंट हमें एक्सक्लूड करना है, कर दिया, असेसिबल वैल्यू क्या होगी 11,200, इस पे हमारा जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब हमारे ना कुछ चार पांच रूल्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। ये रूल क्या कहते हैं, नॉर्मल हमने क्या बताया, सुरेश था अमन ट्रेडर्स, सुरेश और अमन ट्रेडर्स रिलेटेड थे, नहीं अनरिलेटेड थे। प्राइस जो दे रहा था वो क्या दे रहा था, पैसा दे रहा था, तो दो कंडीशन पूरी। नॉर्मल केस में जो जितना प्राइस दिया पेबल था या पेड था या पेबल था, उस पर हम मान लेंगे वैल्यू सप्लाई है। लेकिन अब क्या, इन तीन रूल को ध्यान रखना, 27, 28, 29 और 30, 31, 27, 28, 29, 30, 31। 27 क्या कहता है, 27 क्या कहता है कि आपने जो कंसिडरेशन दिया वो नॉट इन मनी या पार्शियली है, मतलब मैंने सुरेश से सामान, मैं सुरेश हूँ, मैंने उससे सामान खरीदा अमन ट्रेडर से, मैंने बोला कि भैया 10,000 का सामान दे दो मेरे को, और मैं आपको इस सामान के बदले में मैं कुछ 2,000 रुपए दे देता हूँ और बाकी 8,000 की ना कुछ एक कोई सामान दे देता हूँ, ठीक है। अब आप टैक्स गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ सोचो, क्या यहाँ पे धांधली हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्या पता वो वैल्यू उसकी कुछ और हो और वो इस ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम अब उसमें अब वो बोलेगा कि भैया ये तो 3,000 की थी, तो हम बोलेंगे कि भैया ऐसे कैसे 3,000 की थी, तो बोलेगा कि भैया 2,000 रुपए मैंने कैश दी इसको, 3,000 का मैंने सामान दे दिया तो 5,000 की है। तो हम देखेंगे कि भैया उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर वही सामान आप मार्केट में बेचने जाते हो तो उसकी वैल्यू क्या है, ओएमवी। अगर हम वो डिफाइन आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ठीक है, वो हम मान लेंगे। अगर वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम बोलेंगे कि भैया अगर इसी तरह का सामान या इसी तरह का नेचर का सामान अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो वो कितने का मिलता है या कितने का बिकता है, तो उसकी वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिल रही, उससे सिमिलर नेचर का हमारा गुड्स भी नहीं मिल रहा कोई, तो हम रूल 30-31 पे जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना। अब होती है डिस्टिंक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर कोई ट्रांजेक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो फिर वही सेम केस ओएमबी देखेंगे, उस वो जो प्रोडक्ट उसने दिया है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, मिल गई ओके, नहीं मिली तो सिमिलर नेचर का कोई गुड्स देखेंगे, वो मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो 30-31 पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट में क्या देखेंगे, ओएमबी देखेंगे, हाँ है, ओएमबी मिल गई तो ठीक है, ओएमबी नहीं मिली, ओपन मार्केट वैल्यू मिली, तो हम इसमें क्या देखेंगे, 90% वैल्यू फर्दर सप्लाई टू कंज्यूमर। एक बात बताओ, सब प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई सामान दिया कि भैया तो आगे बेच दियो, हम अब वो आगे बेचेगा, हमारे पास ये नहीं पता चल रहा कि उसने जो सामान उसको दिया ना एजेंट को, उसकी वैल्यू हम क्या डिफाइन करें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भैया उसने उसको सामान दिया, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू है, बता उसकी मार्केट में बेचने कितने की मिलेगी वो भी हमें नहीं पता चल रही, तो हम क्या करेंगे, अब ये बंदा, अब ये तो सिमिलर नेचर भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसने जो एजेंट ने जो सामने आगे बेचा ना सामान, उसकी 90% वैल्यू हम मान लेंगे कि इसकी सामान की वैल्यू है। जैसे कि मान लो ये प्रिंसिपल है, इसका एजेंट है और ये आगे कंज्यूमर को बेचता है, इसने जो इसको सामान बेचा ना, ये हमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है टैक्स ऑफिसर को। तो इसने बोला कि भैया कोई नहीं, आगे तो आप सामान बेचोगे ना कस्टमर को, इसको आप हम मान लेंगे कि ये आपने मान लो कि 2,000 का बेचा, तो हम मान लेंगे कि इसका 90% जो वैल्यू है ना, वो आपका यहाँ पे सप्लाई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुझे डायरेक्टली वैल्यू नहीं बता रहे तो भैया जो आप आगे तो जेन्युइन बेचा होगा ना आपने, एजेंट ने तो आगे किसी कंज्यूमर को जेन्युइन रेट में बेचा होगा, तो जेन्युइन रेट का ही हम सीधे 90% ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। मान लेंगे कि भैया 10% आपने कुछ अपना लगाया, कुछ खर्चा किया, कुछ किया, 90% तो हम यहाँ मान लेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन 27 में क्या कहता है कि अगर आपका कंसिडरेशन मनी में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, ओपन मार्केट वैल्यू देखो, मिल गई ओके, नहीं मिली तो उससे सिमिलर नेचर का गुड्स है उसकी वैल्यू देख लो, नहीं मिली तो 30-31 पे जाओ। 28 क्या कहता है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हुई है, ओएमबी देखो, मिल गई ओके, नहीं मिली सिमिलर नेचर जाओ, नहीं मिली 30-31 पे जाओ।
प्रिंसिपल एजेंट में क्या कहता है, ओएमबी देखो, ओएमबी मिल गई, ओके, नहीं मिली तो क्या करो, जो एजेंट ने आगे कस्टमर को बेचा है उसका 90% वैल्यू ले लो, कि आपने ये यही वैल्यू सप्लाई है। अगर ये भी नहीं पता चल रहा, अपने एजेंट ने कंज्यूमर को किसने भी बेचा क्या नहीं बेचा ये भी नहीं पता चल रहा, नहीं या बेचा ही नहीं है जो भी चीज है, तो फिर हम फिर 31 बेचेंगे। अब ये 30 31 बेचेंगे, 30 31 है क्या, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी लाइन है। तो रूल 30 क्या कहता है कि भैया आप कितने बेच रहे हो मुझे ये नहीं पता चल रहा, मुझे ओपन मार्केट वैल्यू इसकी पता नहीं चल रही, ठीक है। मान लो कि ये सप्लायर है, ये एजेंट है, ये मान लो कि वो है कोई भी मतलब रिसिपेंट है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है क्या कितने की हुई है ये मुझे पता नहीं चल रहा। ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में जा रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू भी नहीं पता चल रही, इस प्रोडक्ट के से मिलता मिलता जुलता कोई सामान भी नहीं है मार्केट में, अब मैं क्या करूं, और ये सामान आगे बेच भी नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा कि भैया आपने इसे बनाया तो होगा ना, हाँ, इसे बनाने की कॉस्ट मुझे बता दो। अच्छा, अब इसमें आपने मान ले बताया कि भैया 10,000 मेरा खर्चा लगा इसको बनाने में, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है भैया इसका 110% ना वैल्यू सप्लाई है। तो रूल 30 यही कहता है। सबसे पहले आपको देखो 27 28 29 कुछ 30 31 में कुछ कुछ नहीं करना, देखना ओपन ओएमवी है तो वही मान लो, ओएमवी नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट नेचर है तो वो मान लो, नहीं है 30 31 पे आ जाओ। प्रिंसिपल एजेंट में तो क्या है कि भैया उसको जो आप एजेंट कस्टमर को बेच रहा है उसको 90% वैल्यू ले लो, वो भी नहीं मिल रहा तो लास्ट में 30 31 आता है। 30 31 क्या कहता है, बनाई तो होगी ना आपने, ऐसा तो नहीं आपको फ्री में कहीं से मिल गई होगा, बनाई होगी, उस बनाने में जो कॉस्ट आई है ना उसका 110% मान लेंगे ऐसा ट्रांजेक्शन वैल्यू। और रूल 31 क्या कहता है, रूल 31 कुछ नहीं कहता, कहता है कि भैया रीजनेबल मींस में जो उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए ना, गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर वो निकाल देगा ना, वही वैल्यू मान लेंगे हम। मान लो कुछ भी नहीं पता चल रहा, उसकी कॉस्टिंग भी नहीं पता चल रही, तो गवर्नमेंट बोलेगी, टैक्स ऑफिसर बोलेगा ठीक है भैया मैं इसकी वैल्यू मैं अपने हिसाब से मान रहा हूँ, अब वो आपको मानना पड़ेगा, बस ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं वैल्यूएशन के। स्पेशल केसेस मतलब इन केसेस में हम जो वैल्यू निकालेंगे वो इन तरीकों से निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा केस आता है लॉटरी का। लॉटरी के केस में क्या है याद रखना, आप जैसे मान लो कहीं लॉटरी खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आप उसे बोलते हैं कि भैया मेरे को लॉटरी दे दो, वो आपको बोलता है कि भैया 100 रुपए लाओ, 100 रुपए आपने उसको फेयर वैल्यू दी, फेस वैल्यू दी। दूसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट ना उसके लॉटरी की कीमत भी निकालती है अपने गजेट ऑफिस में या फिर कुछ पब्लिकेशंस में, बोलती है कि भैया ये इस लॉटरी की कीमत ना 120 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक फेस वैल्यू है, फेयर वैल्यू जिसपे मैंने वो सामान खरीदा, वो लॉटरी खरीदी, और एक है नोटिफाइड वैल्यू जो गवर्नमेंट मानेगी। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा इनकम आए, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इन दोनों में से जो ज्यादा होगा ना वो ले लेना, और लेकिन उसका क्या करना, उसका 100/128 कर देना। मान लो, मान लो कि 500 रुपए की लॉटरी की वैल्यू है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया इसका 100/128 कर दो, क्यों, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इसमें 28% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो भैया आप 100 रुपए वाली वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्या करना है आपको, फेयर वैल्यू जो आपने खरीदी वो वैल्यू, या फिर गवर्नमेंट जो नोटिफाई की है वो वैल्यू, दोनों में से हायर है वो चूज कर लो, और उसका फिर वो कर लो 128% निकाल करके, मतलब 128/100 कर दो, तो उसकी वैल्यू सप्लाई आ जाएगी। याद रखना लॉटरी के केस में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इनकम आए, ठीक है। उसके बाद बेटिंग हॉर्स रेसेस, इन सब में क्या है, याद रखना बेटिंग हॉर्स रेसेस गैम्बलिंग वगैरह, इसमें क्या है कि 100% ऑफ द फेस वैल्यू और अमाउंट पेड, जो भी आपने अमाउंट पे किया या फिर जो फेस वैल्यू जो आपने खरीदी ना उसका 100% आप मान लेंगे, मतलब वही मान लेंगे कि वही हमारी वैल्यू सप्लाई है, ठीक है। दूसरा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज या मनी एक्सचेंजर का। इसमें हमारा पहले देखो, पहले याद रखना कि हमारी जो करेंसी जिसमें हम डील कर रहे हैं वो हमारी आईएनआर है, कोई सी भी, मतलब मान लो कि मैं एक या एजेंट हूँ, मनी एक्सचेंज करवाता हूँ, तो मेरे पास कोई आया कि भैया मुझे ना यूएसडी चाहिए, डॉलर चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है तो आईएनआर लाओ, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा कि उसने मुझे मान लो कि आईएनआर का रेट है, मैंने उसे दिया, मैंने बोला कि भैया आपको एक आईएनआर का मिलेगा 80 रुपए, ठीक है, मतलब 80 रुपए में आपको एक एक डॉलर मिलेगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं, आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या है, मान लो आरबीआई का रेफरेंस रेट है 82, ठीक है। तो मैं देखूंगा क्या इसमें मेरी इंडियन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, हाँ है, मेरी करेंसी में इंडियन करेंसी में डील कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि आरबीआई रेफरेंस रेट प्लस मैंने जो डील की है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मैंने बोला कि 2 रुपए,
मैं बोलूंगा कि आपने कितने करेंसी इन्वॉल्व की, मैंने बोला कि मुझे 1000 यूएसडी चाहिए, तो इंटू 1000 कर दूंगा, तो मेरी आ गई 2000, ये आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल सी चीज है, मेरे को देखना है कि आईएनआर करेंसी में डीलिंग हो रही है, हाँ है। आरबीआई रेफरेंस रेट है मेरे पास, हाँ है, तो मैं देखूंगा आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग या सेलिंग रेट में जो भी डिफरेंस आएगा इनटू टोटल यूनिट कर दूंगा, तो वो मेरा आ जाएगा वैल्यू सप्लाई, और उस पर मैं जीएसटी लगा चार्ज होगा। दूसरा केस क्या आता है, आईएनआर में डीलिंग हो रही है लेकिन बस आरबीआई रेफरेंस रेट ही नहीं है। अब भैया मैं यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट किसके साथ करूँ, मेरे पास तो आरबीआई रेफरेंस रेट ही नहीं है और मैं कोई और रेट ले नहीं सकता। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, आपने जो जितना भी अमाउंट रिसीव किया या प्रोवाइड किया ना उसका 1% ले लो। ठीक है, मान लो कि मैंने उसको 80,000 रुपए दिए, मान लो उससे 80,000 रुपए दिए, ये 80,000 रुपए मैंने लिए, तो भैया इसका सीधा 1% ले लो और मेरे को उस पर जीएसटी दे दो। गवर्नमेंट बिल्कुल सीधी क्लियर कट चलती है, आरबीआई को मानूंगी, आरबीआई का रेफरेंस रेट दे रखा है और आपने इंडियन करेंसी में डील की है, तो भैया आपने जो डील की है जिस रेट पे वो माइनस आरबीआई का रेट है वो इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उस पे मेरे को वो मान लो वैल्यू सप्लाई, उस पे मेरे को वैल्यू टैक्स दे दो। नहीं है आपके पास आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है उस करेंसी का, मान लो कि कोई ऐसी करेंसी का आरबीआई ने रेफरेंस रेट ही नहीं दिया उस दिन, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जितने भी आपने उससे आईएनआर करेंसी चेंज की है ना उस पे मेरे को 1% दे दो। ठीक है, अब केस आता है कि जहां पे आईएनआर की करेंसी की बात ही नहीं है। ठीक है, आया बंदा मेरे को बोले भैया ये लो डॉलर पकड़ो और मुझे पाउंड दे दो, आईएनआर की कोई बात ही नहीं है, तो मैं देखूंगा फेस वैल्यू, मतलब जो फॉरेन करेंसी एक है, मतलब कि पाउंड और फॉरेन करेंसी टू डॉलर, इन दोनों को मैं कन्वर्ट करूंगा आईएनआर में। ठीक है, उस दिन जिस दिन मेरे पास आया ना बंदा उस दिन के रेफरेंस रेट से, और दोनों में जो कम होगा ना उसका मैं 1% दे दूंगा, मान लूंगा कि ये हमारी वैल्यू सप्लाई है। सिंपल सा क्या है, बंदा मेरे पास आया, बोला कि भैया पाउंड पकड़ो मुझे डॉलर दे दो, तो मैं देखूंगा कि भैया पाउंड और डॉलर को दोनों को आईएनआर में कन्वर्ट करूंगा, दोनों में से जो लोअर होगा उसका 1% में वैल्यू सप्लाई मान लूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है, बोला है कि आपके पास आपने 1 लाख रुपए तक का अगर ट्रांजेक्शन किया ना तो उसमें मुझे 1% दे दो या 250 रुपए, विच एवर इज हायर। ठीक है, उसके ऊपर किया आपने 1 लाख से लेकर के 10 लाख की ट्रांजेक्शन की, तो भैया 1 लाख तक तो हायर, मतलब क्या हो गया, या तो 1% का 1 लाख का 1% कितना हुआ, 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया वो हो गया, प्लस 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक 1000 रुपये प्लस ये, तो 1000 रुपये होंगे ही होंगे, और प्लस 5.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, अब 1 लाख यानी कि मान लो 9 लाख तक का 0.5%। ठीक है, उसके बाद मोर देन 10 लाख का क्या हुआ, 10 लाख तक का क्या होगा, 1000 तो 1 लाख का हो गया, और 0.5% 9 लाख का इतना हो गया, तो इन टोटल 5500 रुपए हो गए, और प्लस 0.1% ऑफ ग्रॉस, यानी कि उसके ऊपर जितना भी है उसका 1.1% दे दो, 1/10। ठीक है, या फिर 60,000, विच एवर इज लोअर, ये याद रखना यहाँ पे लोअर है। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ज्यादा बर्डन नहीं लेगा, तो कोई बात नहीं तुम करो, लेकिन हम 60,000 मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम 60,000 ही जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एयर ट्रेवल एजेंट। एयर ट्रेवल एजेंट में सिंपल सी बात है कि भैया जितना भी आपने बेस फेयर था ना उसका, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 5% दे दो, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% दे दो बेस फेयर का। हमें नहीं चाहिए कम कुछ, हमें सीधा बता दो कि भैया डोमेस्टिक में है आपका बेस फेयर का 5% दे दो, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो बेस फेयर का 10%। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 3 केसेस याद रखना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। वैसे मान लो कि मैं एक वो हूँ, मान लो कि मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, मेरे को मैं देता हूँ 10,000 रुपये प्रीमियम। ठीक है, और मुझे ना वो जो LIC वाले हैं, उन्होंने मुझे बता दिया है कि भैया आप जो 10,000 देते हो ना इसमें से आपका हम 5,000 रुपये हम अपने पास रखते हैं, और 5,000 रुपये हम मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये 6,000 अपने पास रखते हैं, 4,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता है ना कि, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया आपने डीटी में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमें इन्वेस्ट करना। तो अब वो भी LIC इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट किसी फंडिंग में अप्रूव सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या देख रही है कि भैया पैसा तो आ रहा है और इसने अप्रूव्ड उसमें भी किया है, मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है जहां पे भी किया है, तो ठीक है भैया हम आपको ना बोल रहे हैं कि आपने जो 10,000 रुपये प्रीमियम लिए ना, इसमें से आप 3,000 रुपये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो माइनस कर दो, और उसको यानी कि 6,000 जो हो गया ना उस पर हम मान लेंगे ये है वैल्यू सप्लाई। इंश्योरेंस इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर सोचो, वो बोलेगा ना कि भैया 10,000 रुपये मेरे को मिले, उसमें से मैंने 4,000 तो इन्वेस्ट ही कर दिए, 6,000 ही मेरी हुई ना, तो 6,000 रुपये मैं दे रहा हूँ इंटरेस्ट वैल्यू, वो भी बोले, गवर्नमेंट बोलेगी हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। अगर फिर दूसरा केस, अगर आपका सिंगल प्रीमियम यानी कि पूरे लाइफ टाइम में बस एक ही प्रीमियम आपको चार्ज होता है, तो भैया इसका 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो। या फिर बाकी में जिसमें हर साल प्रीमियम देना होता है, उसमें अगर फर्स्ट ईयर में 25%, सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5%। फर्स्ट ईयर में 25% क्यों, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि लोग ज्यादातर पैसे देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट चाहती है कि पहले में ज्यादा आ जाए मेरे पास,
ठीक है। तो फर्स्ट ईयर 25%, सेकंड ईयर आने वाले सालों में 12.5%, 12.5%। तीन चीजें क्या, इन्वेस्टमेंट अगर हुई है, मेरे को पता है कि भैया मेरा कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, तो फिर 10,000, मान लो 10,000 प्रीमियम है, 10,000 में से 4,000 इन्वेस्ट हो रही है, 10,000 माइनस 4,000, 6,000, 6,000 बोलेगी भैया इस पे वैल्यू सप्लाई मान लो। सिंगल प्रीमियम अगर मैं देता हूँ तो 10%। अगर मेरे मल्टीपल प्रीमियम्स है साल में, तो फर्स्ट प्रीमियम जो होगी उसकी मेरी जाएगी 25%, बाकी जाएगी आधा कर दो 12.5%। अब हमारा आता है सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स में क्या होता है, सेकंड हैंड गुड्स क्या होता है कि मान लो कि जैसे स्पिनी है, आपका कार 24 है, ओएलएक्स है, ये सब क्या है, मान लो कि आपके सेकंड हैंड कार्स वगैरह में डील करते हैं, सेकंड हैंड गुड्स में खरीदते हैं, डील करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जितने में आपने इसको सेल किया ना, और जितने में आपने परचेज किया, दोनों को माइनस कर दो और मेरे को वैल्यू दे दो। ठीक है। मान लो मान लो कार आपने खरीदी थी 10,000 में, ठीक है, और इसको आपने बेची मान लो नहीं सॉरी 10,000 में आपने सेल किया और इसको खरीदी आपने 8,000 में, तो 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ ना, इसको हम मान लेंगे कि ये वैल्यू सप्लाई, इस पे मुझे जीएसटी दे दो। लेकिन शर्त ये है कि जब आपने खरीदी होगी ना 8,000 में, परचेज की होगी, तो उस टाइम आपने आईटीसी नहीं लिया होगा। ठीक है, अगर आपने आईटीसी ले लिया तो नॉर्मल नॉर्मल सप्लाई होगी ना। अगर आपने आईटीसी इस पे ले लिया तो नॉर्मल सप्लाई है, फिर तो आप 10,000 वैल्यू जीएसटी भरो। लेकिन आपने 8,000 जब आपने सेकंड हैंड गुड्स खरीदा, हाँ खरीदा, या बेचते हो, हाँ बेचता हूँ, तो आपने जब पुरानी वाली आइटम खरीदा था तो उस टाइम आपने आईटीसी लिया था, नहीं लिया था, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट पे दे दो, यानी कि 10,000 जो आपने बेची वो माइनस आपने को कितनी में खरीदी वो 2,000 प्रॉफिट पे आप जीएसटी में दे दो। ठीक है। लेकिन शर्त यही याद रखना कि आपने परचेज के टाइम आईटीसी नहीं अवेल किया, वो आईटीसी अवेल किया होगा तो फिर इस पे नहीं कुछ सेल्स और माइनस परचेज वाला प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं बनेगा, फिर सीधा सेल्स पे अपना नॉर्मल जो देते हैं उस पे दो। फिर बैंक डिफॉल्ट में क्या होता है कि बैंक डिफॉल्ट में क्या होता है कि परचेज वैल्यू शैल बी रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच क्वार्टर। मतलब क्या है कि बैंक वगैरह जैसे आप देखे होगे, जैसे गाड़ी ले लेते हैं डिफॉल्ट कर देते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमने परचेज किया ना उसमें से आप 5% का ईच क्वार्टर का एज एन डेप्रिसिएशन आप माइनस करते चलो। ठीक है। सिंपल से पॉइंट है। वाउचर क्या है, वाउचर में क्या होता है कि वाउचर आपने लिया, मतलब आपको मिले कि 250 रुपए के 250 के वाउचर, ठीक है, वो आपको मतलब आपको 500 के वाउचर 250 में मिल गए, ठीक है, और आप मान लो 500 रुपए में जाकर पिज्जा खा रहे हो, तो वैल्यू सप्लाई में क्या मानेंगे, 500 ही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि आपको 250 में मिले थे। जितने में आपने रिडीम किया ना वो मानेंगे। मान लो आपको रेमंड्स के 2,000 के वाउचर आपको 1,500 में मिल गए, ठीक है, होते हैं ना ऑफिस ऑफिस वाले दे देते हैं, तो जितने में आपने रिडीम किया ना 2,000, उतने में वैल्यू सप्लाई। प्योर एजेंट में क्या है, दो चीज याद रखना, अगर इनवॉइस में अगर उसने रिम्बर्समेंट चार्जेस अगर सेपरेटली चार्ज किया है, ठीक है, तो वैल्यू विल बी ऑन द चार्जेस ओनली। अगर लमसम पे किया तो टोटल। मान लो कि सिंपल सी बात है कि भैया मेरे को एक इनवॉइस आया, मेरे फिर एजेंट ने दिया, इसने बोला कि भैया मेरे चार्जेस हैं 10,000 और कस्टम क्लियरेंस है 5,000, ठीक है, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी 10,000 पे, क्योंकि 5,000 तो भैया मैंने उसको दी है, उसने आगे कस्टम को दे दी, रिम्बर्समेंट हो गया, तो उस पर थोड़ी जीएसटी लगना चाहिए। अगर मैंने उसको बोला कि उसने मेरे को बोला कि भैया मैंने बोला कि भैया बताओ कितने रुपए लगे कस्टम क्लियरेंस में, तो बोला अरे छोड़ो ना, सीधा सीधा छोड़ो, सीधा आप मुझे 20,000 रुपए दे दो। तो भाई अब मैं भी कंफ्यूज, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज, इसमें इसका कितना चार्ज है, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है भैया तुम तेज बन रहे हो, नहीं बाइफर्केशन दे रहे, तो हम सीधा बोलते हैं कि 20,000 रुपए वैल्यू सप्लाई, इस पे जीएसटी दो। ठीक है। तो बस इतना ही है आपका वैल्यू सप्लाई में। सिंपल सी चीज है। सेक्शन 15 में क्या, नॉर्मल केस, जिसमें क्या पार्टी अनरिलेटेड होनी चाहिए, अमन ट्रेडर सुरेश अनरिलेटेड है, हाँ, मनी दे रहा है, हाँ है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा, नहीं, ठीक है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन पे किया ये पे वाला है वो हम मान लेंगे वैल्यू सप्लाई। इंक्लूड में 5 पॉइंट, 5 क्या, सबसे पहला टैक्स अदर देन जीएसटी टीसीएस है तो इंक्लूड कर दो। दूसरा क्या, अगर आपने किसी रिक्शे वाले को भाड़ा दिया या फिर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट की स्पेसिफिक रेट सप्लाई, तो वो इंक्लूड कर लो। तीसरा क्या, इंसिडेंटल, कोई पैकिंग, कोई पन्नी चढ़ा दे भैया, गत्ता चढ़ा दे, उसके पैसे मैं दे रहा हूँ। ठीक है। इंटरेस्ट लेट फी अगर मैंने दी है तो मैं मानूंगा कि भैया वो भी जुड़ेगा, लेकिन उसमें मानूंगा कि वो जीएसटी इंक्लूडेड है, तो पहले उसमें मुझे जीएसटी पार्ट हटाना पड़ेगा, और यानी कि 100 बटे में 118 118 जो भी है। सब्सिडीज देखूंगा, सब्सिडीज क्या गवर्नमेंट से मिली है, स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, गवर्नमेंट से मिली है, हट कुछ कुछ नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। अदर से मिली है, हाँ मिली है। क्या वो डायरेक्टली प्राइस से लिंक्ड है, हाँ है, तो फिर इंक्लूड कर लूंगा। अगर वो सीधा लमसम दे रहा है तो फिर नहीं इंक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट हाँ अग्रीड है, हाँ इनवॉइस में सेपरेटली शो हो रहा है, हाँ एक्सक्लूड करो। अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो क्या वो पहले एग्रीमेंट हो रखा था, हाँ हो रखा था। क्या उसने जो रिसिपेंट उसने रिवर्सल ले लिया है, आईटीसी रिवर्स कर दिया, हाँ कर दिया, एक्सक्लूड करो। ठीक है। 70 सिंपल सी बात रखना, कुछ याद नहीं रखना, सिंपल सी बात। ओएमवी ओपन मार्केट वैल्यू है, हाँ है, नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सिमिलर नेचर का गुड्स है, हाँ है, इसकी वैल्यू अप्लाई करो, ये भी नहीं पता चल रहा, 30 31 पे आ जाओ। प्रिंसिपल एजेंट में क्या है, ओएमवी है, नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो क्या,
जो आपने कस्टमर को दिया उसको 90% आप ले लो कि हम ये वैल्यू मान लेंगे। 30-31 में क्या है, 30 क्या कहता है कि भैया आपको ना ओपन मार्केट वैल्यू मिल रही है ना आपको सिमिलर नेचर गुड्स मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने जो बनाई है ना कॉस्ट, कॉस्ट का 110% वैल्यू सप्लाई है, ठीक है। 31 क्या कहता है आपको ना कॉस्ट भी नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया मेरा टैक्स ऑफिसर जाएगा, वो अपने मेजर से अपना जो भी एक रीजनेबल मीन होगा वो आप वैल्यू मान लेगा, वो वैल्यू आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। स्पेशल केसेस वैल्यूएशन में क्या है, सबसे पहले क्या लॉटरी, लॉटरी में क्या है फेयर वैल्यू या फिर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, दोनों में से जो हायर होगा उसका 100/128 कर देना है, और जो 100 वाली वैल्यू वो आपके लिए सप्लाई हो जाएगी। बेटिंग हॉर्स रेसेस गैम्बलिंग वगैरह में क्या है 100% ऑफ टैक्स, 100% जो अमाउंट पेड वो आपकी वैल्यू सप्लाई होगी। फॉरेन करेंसी में क्या है, दो चीजें देखनी है, सबसे पहले क्या आईएनआर है, हाँ है। आरबीआई रेफरेंस अवेलेबल है, हाँ है। नहीं है, नहीं कोई, उसके बाद देखेंगे। आईएनआर है, हाँ है। आरबीआई रेफरेंस रेट है, हाँ। तो आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस जितने मैंने डीलिंग करी है दोनों में से जो वो माइनस कर देंगे, एक्चुअली मेरा प्रॉफिट क्या बन रहा है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उस पे बेसिकली हम इसमें प्रॉफिट निकालेंगे कि उसका प्रॉफिट कितना कमाया। रेफरेंस रेट नहीं है लेकिन आयरन में डीलिंग है, तो भैया 1% जितना भी आपने पैसा उसको दिया या आपने आपने पैसा लिया इंडियन करेंसी, उसका 1% मान लेंगे कि आपका वैल्यू सप्लाई है। आयन मतलब इंडियन करेंसी में डीलिंग ही नहीं है, हमारे पास आया बोला कि भैया पाउंड ले लो और डॉलर दे दो, तो दोनों को मैं आईएनआर में कन्वर्ट करूंगा, दोनों में से जो लोअर होगा उसका मैं 1% ऑफ अमाउंट ले लूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अप टू 1 लाख 1% ऑफ ग्रॉस या फिर 250 विच एवर इज हायर। एक फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख क्या है 1000 प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। एवो 10 लाख क्या है 5500 5500 प्लस 0.1% 1/10 ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट, और 60,000 विच एवर इज लोअर, 60,000 से ज्यादा नहीं जा सकती। एयर ट्रैवल एजेंट में डोमेस्टिक 5%, इंटरनेशनल 10% ऑफ बेस फेयर। एलआईसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझे पता है, हाँ पता है, तो प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी द वैल्यू सप्लाई। अगर सिंगल प्रीमियम है तो 10%। अगर अदर केसेस में क्या है, अगर मल्टीपल प्रीमियम है तो फर्स्ट ईयर में क्या है 25%, आने वाले सालों में क्या है आधा कर दो 12.5%। सेकंड हैंड गुड्स में क्या वो स्पिनी याद रखना, स्पिनी या फिर कार 24, स्पिनी ने क्या सामान खरीदते परचेज करी और उसको आगे बेचा, तो जितना प्रॉफिट उसने कमाया उस पर वैल्यू सप्लाई दे दो, लेकिन बस शर्त शर्त क्या है कि जो उसने खरीदा था ना उस टाइम उसने आईटीसी अवेल नहीं किया हो, ठीक है। वाउचर में क्या है, वाउचर में क्या है कि जो वैल्यू हम हमने हमें 15 हमें 2000 के रेमंड से वाउचर मिले, लेकिन हमें 1500 में मिल गए वो वाउचर, तो जितने में 2000 में वाउचर रिडीम किया वो रिडीम वैल्यू सप्लाई। प्योर एजेंट में क्या है रिम्बर्समेंट चार्जेस, अगर रिम्बर्समेंट और चार्जेस कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस और उसके अपने एक्सपेंसेस अगर लिखे हुए हैं तो हम जो उसका चार्ज है उस पर हम लेंगे, रिम्बर्समेंट पे नहीं करते, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका हो गया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपका आईटीसी। तो इसी तरह हमारी 4 से 5 दिनों में हमारी ये जीएसटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं एमसीक्यू डालता हूँ उसको भी आप सॉल्व कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। चलो बाय।